दोस्तों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर गणेश सिंह। आज मैं आप लोगों के सामने हिस्ट्री का जो एंसेंट हिस्ट्री का इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो सेक्शन है उसको हम आपको क्लियर कराने जा रहे हैं। इसमें से करीब 20 क्वेश्चन से अधिक हम आपको करवाएंगे। इसमें से करीब 20 क्वेश्चन से अधिक मैं करवाऊंगा। और ये जो क्वेश्चंस अपने आप में मैंने इससे पीछे भी बता चुका हूं कि एक लंबी सीरीज जितने भी यूपीएससी के क्वेश्चंस आ चुके हैं आपको सभी क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस आपसे करने जा रहे हैं। इसमें से जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है स्क्रीन बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा, इसमें ये है कि फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट द मेन सोर्स ऑफ द नॉलेज अबाउट द हड़प्पन सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता का जो ज्ञान है, नॉलेज है, उसका मुख्य स्रोत क्या है, उसका जो इंफॉर्मेशन उसकी क्या है। पहला है रॉक इंस्क्रिप्शन ऑन द टेराकोटा सील्स। तो वन बाय वन हम लोग देखते हैं कि इसमें कहां से चीजें क्या हो सकती है। जैसे शिलालेख, तो शिलालेख जैसा कुछ भी इंडस वैली सिविलाइजेशन से प्राप्त नहीं हुआ है। आपको पता ही है कि जो शिलालेख है यानी जो पत्थर के लेख हैं, इसकी सबसे पहले जो प्राप्ति होती है वो अशोक के समय होती है। तो ये तो ऑप्शन तो ऑटोमेटिक ही कट जाएगा। दूसरा है मृण मूर्तियों पर लेख। तो निश्चित रूप से मृण मूर्तियों पर कुछ जो है लेख ऐसे कुछ संकेत पाए गए हैं, लेकिन यह भी पूरी तरीके से मेन सोर्स नहीं है। जो वर्ड यूज किया गया है मेन सोर्स, तो यह भी मेन सोर्स नहीं है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ठीक है। और सेकेंड इज द, और इसके बाद आगे जो है आपका है पुरातात्विक खुदाइयां, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस। तो इसमें आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन से ही सारी बातें निकली है। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो मेन सोर्स है दैट इज द आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स अपने आप में ये माना जाता है। इसका जो राइट आंसर है, जो सही उत्तर है आपका यही है, राइट आंसर है आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन। हालांकि मृण मूर्तियों पर जो लेख पाया गया है यह भी एक सेकेंडरी सोर्स हो सकता है, इसको आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। लेकिन इसका राइट आंसर है 10 का, जो इसका उत्तर है 10 का सी। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखते हैं उसकी तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है द फर्स्ट अटेंशन वाज ड्रॉन टुवर्ड्स द माउंट्स ऑफ द हड़प्पा। कि जो पहला ध्यान है, अटेंशन का मतलब ध्यान होता है, ड्रॉन बाय द टुवर्ड्स द माउंट्स ऑफ द हड़प्पा। हड़प्पा का जो टीला है, सबसे पहले उन टीलों की तरफ किस व्यक्ति ने सबसे पहले ध्यान खींचा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा भी गया है। लेकिन इसमें सबसे पहले वन बाय वन इसके सभी ऑप्शंस के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे कि इसके जो 4 ऑप्शन हैं, चारों ऑप्शंस के बारे में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, डिस्कशन हम लोग करने का प्रयास करेंगे कि चीजें कैसे क्या है। ठीक है। तो अब ये चारों आंसर्स के बारे में हम लोग देखेंगे कि हड़प्पा का जो मेरा वीडियो, इस पर एक पहले का वीडियो आप पूरा देख लीजिएगा। इसमें चार्ल्स मैसन ने सबसे पहले हड़प्पा का जो माउंड है उस माउंड के बारे में पता लगाया था। तब से लेकर के 19 जो हड़प्पा की खुदाई हुई थी, आपको पता है 1920-21 में हुई थी। तो 18 जो सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने 1829 में इसके बारे में पता लगाया, और इसके बाद जब खुदाई हुई इसके बीच का जो पीरियड है, यानी 1829 से लेकर के 1921 तक जो खुदाई हुई, इसके बीच में जितने इतिहासकारों ने यहाँ पर विजिट किया है इसकी एक लंबी लिस्ट है। और इस पर पूरा वीडियो मतलब मैंने आपको बताया, जितना भी आर्कियोलॉजिस्ट हैं, आर्कियोलॉजिस्ट ने विजिट किया यहाँ पर, यहाँ से ही सिविल सर्विस में क्वेश्चन आता है। यहाँ से ही क्वेश्चन आता है 1829 से लेकर के 1921 के बीच में किन किन इतिहासकारों ने हड़प्पा के माउंट को विजिट किया और वहां पर उनको क्या मिला, उनकी क्या चीजें हैं। सिविल के साथ अधिकतर क्वेश्चन यहां से आते हैं। ठीक है। और 21 के बाद भी और प्रेजेंट टाइम तक भी वहां पर एक्सकेवेशन
या उस पर सर्वे हो रहा है। तो सिविल के क्वेश्चन जो है यह इस एंगल से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा सिविल सर्विस में, या जो बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स है उसको अगर आप जानना चाहते हैं, क्योंकि हिस्ट्री के जो क्वेश्चन आते हैं इतने आसान क्वेश्चन नहीं आते जितना लोग समझते हैं। तो वन बाई वन मैं पहले आपको नाम लिख देता हूं, चार्ल्स मैसन से लेकर के। अब इसमें आपको देखना पड़ेगा ये तीनों लोग जो है ASI के डायरेक्टर जनरल रहे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में आपको पता ही होना चाहिए। आर्कियोलॉजिकल ASI शॉर्ट में कहा जाता है इसे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसके फाउंडर जो थे वो अलेक्जेंडर कनिंघम थे, मैं आगे भी बताने जा रहा हूं। इसकी एक लंबी लिस्ट है और डिटेल जो है हमारा वीडियो जो लेक्चर है उस लेक्चर पे जाकर के आप लोग देख लीजिएगा इसका, मैं लेकिन शॉर्ट में आपको भी मैं बता देता हूं। ये भी DG रहे हैं, यह भी ASI के DG रहे हैं डायरेक्टर जनरल, और यह भी ASI के DG रहे हैं डायरेक्टर जनरल। तीनों लोग ASI के DG रहे, लेकिन इसमें तीनों के कार्यकाल में अंतर है। सबसे पहले कनिंघम थे, इसके बाद सर जॉन मार्शल थे, और इसके बाद सर मॉर्टिमर व्हीलर थे। एक छोटी सी लिस्ट में इस क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूं कि सबसे पहले और सबसे बाद में को। तो सबसे पहले जो सही क्वेश्चन तो यही आपका है, मैंने बता ही दिया आपको, दिस इज द राइट क्वेश्चन। सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने इस माउंड को क्या किया, नोटिस किया था या इस पर ध्यान दिया था। उसमें एक 1829 में चार्ल्स मैसन ने सबसे पहले इसको नोटिस किया। दूसरा जो व्यक्ति है जिन्होंने इसको नोटिस किया, अलेक्जेंडर बर्न्स का नाम है, अलेक्जेंडर बर्न्स का नाम है। और इन्होंने जो विजिट किया था वहां पर 1831 में विजिट किया था, 1831 में, 1829 में। तीसरे जो व्यक्ति हैं वो है अलेक्जेंडर कनिंघम, का ही नाम आता है अलेक्जेंडर कनिंघम। इन्हें आर्कियोलॉजी का फादर भी माना जाता है, ही इज द नोन एज द फादर ऑफ द आर्कियोलॉजी इन इंडिया, ठीक है ना। तो 1861 में इन्होंने विजिट किया, 1861 में इन्होंने विजिट किया यहाँ पर, और इसकी जो रिपोर्ट इन्होंने प्रकाशित किया था, दो बार इन्होंने विजिट किया था। पहले बार 1853 में किया था, फर्स्ट टाइम 1853 में किया, इनकी जो फर्स्ट है। दूसरा इन्होंने विजिट किया 1863 में किया, और इसकी जो रिपोर्ट इन्होंने प्रकाशित किया, ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई वह हुई 1875 में। और 1875 में जब इन्होंने इसकी रिपोर्ट को प्रकाशित किया तब ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले पूरे दुनिया में लोगों को पता मतलब कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में लोगों को कब पता चला, when the people of the world became aware about the mound of the हड़प्पन civilization, हड़प्पा के बारे में। तो इसकी रिपोर्ट 1875 में लंदन से प्रकाशित हुई, और इस प्रकाशित होने के बाद पहली बार हड़प्पा के माउंड के बारे में या इस सिविलाइजेशन के बारे में लोगों को पता चला कि नहीं कोई एक एंशिएंट सिविलाइजेशन है। लेकिन बहुत चीजें क्लियर नहीं हो पाई, और यह भी आपको जानना है कि अलेक्जेंडर कनिंघम का मानना था कि जो हड़प्पा है एक बुद्धिस्ट साइट है, यानी इसका संबंध बौद्ध धर्म से है। तो इनका ये भी ओपिनियन थी, इनका यह मानना था कि दिस इज द बुद्धिस्ट साइट, ठीक है। इसके लिए मैंने बताया कि मेरा लेक्चर आप लोग देखिएगा तभी आपको चीजें समझ में आएंगी। अगले जो विजिटर यहाँ पर है सर जॉन मार्शल, चौथे हैं सर जॉन मार्शल ने यहाँ पर विजिट किया। और पीछे मैं बता चुका हूँ सर जॉन मार्शल का जो टाइम इंडिया में है वो बहुत लंबा है, सबसे लंबे समय तक भारत में डायरेक्टर जनरल के रूप में ये रहे 1928 से लेकर के 28 तक। और पांचवा जो टाइम है वो है मॉर्टिमर व्हीलर का, 1944 से 48 तक। सर मॉर्टिमर व्हीलर ये भी डीजी रहे हैं, मैं ऊपर बता चुका हूं आपको। मॉर्टिमर व्हीलर का टाइम जो है वो है 1944 से लेकर के 1948 तक। दिस इज द टाइम ऑफ द मॉर्टिमर व्हीलर।
ये मैंने पूरा बताया, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। बाकी राइट आंसर तो मैंने आपको बता ही दिया है कि चार्ल्स मैसन का जो नाम है ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनको ही ये माना जाता है। इसके डिटेल के लिए हमारा जो वीडियो है आप उस वीडियो को जरूर उसमें आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। इसमें एक व्यक्ति का नाम और भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है हीरानंद शास्त्री का, ठीक है। तो हीरानंद शास्त्री, मैंने बताया कि हीरानंद शास्त्री पहले व्यक्ति थे, ये हैं हीरानंद शास्त्री। एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो हीरानंद शास्त्री के पहले जितने भी इतिहासकार या पुरातत्वविद जिन्होंने विजिट किया, उनका ये मानना था कि ये जो साइट है बुद्धिस्ट साइट है सभी लोगों का। लेकिन हीरानंद शास्त्री ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये कहा कि वास्तव में इंडस वैली सिविलाइजेशन एक जो है नॉन बुद्धिस्ट साइट है, मतलब बुद्धिस्ट नहीं है, इसको इन्होंने कहने। तो यह कहने वाले यह पहले व्यक्ति थे। He was the first person to proclaim that हड़प्पा माउंट इज द नॉन बुद्धिस्ट साइट। यह क्वेश्चन भी पूछा गया है सिविल सर्विस में, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि नेम ऑफ द पर्सन हु डिक्लेयर्ड दैट द हड़प्पा माउंट इज द नॉन बुद्धिस्ट साइट। इसके बारे में आपको करना पड़ेगा। इसमें से कुछ और भी नाम मैं आपको बता दूं, जैसे कि सर जॉन मार्शल। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम है, सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन ये पूछा जाता है नाम किसने दिया, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो नाम दिया, ये नाम देने का जो श्रेय जाता है वह इंडस वैली सिविलाइजेशन जो नाम जो हम लिखते हैं, जो जानते हैं, जो हमारी किताबों में लिखा हुआ है, वो जाता है सर जॉन मार्शल को। यह श्रेय जाता है कि उन्होंने इस चीज का इंडस वैली सिविलाइजेशन शब्द का सबसे पहले इन्होंने प्रयोग किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन सही है कि इसके अलावा और भी, इसके लिए और भी चीजों को जानने के लिए जो हमारा प्रीवियस वीडियो है आपके YouTube चैनल पर, उसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिए, तब चीजें सारी आपकी क्लियर हो जाएंगी। हम अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जो 12वां क्वेश्चन है उसकी तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां मैंने बता दिया, 12वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कभी कभार चीजें हैंग हो जाती हैं, समझ में नहीं आता है चीजें कैसे। हाँ, तो ये है आपका सेकंड क्वेश्चन है कि ये आपका है नेम ऑफ द टू इंडियंस इज एसोसिएटेड विद द एक्सप्लोरेशन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इनका कहना है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से एक्सप्लोरेशन यानी मतलब खोज से संबंधित जो दो व्यक्ति थे, यहां पर बहुत ध्यान से पढ़िएगा। नेम ऑफ द टू इंडियंस इज एसोसिएटेड विद द एक्सप्लोरेशन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये शब्द यूज किया गया है इसमें। तो जो एक्सप्लोरेशन शब्द का प्रयोग किया गया है उसके दे आर द राखालदास बनर्जी एंड दयाराम साहनी। अब इसमें एक्सप्लोरेशन शब्द का प्रयोग किया गया है, तो इसमें जो सही आंसर इसमें जो कि ऑप्शन दिया हुआ है उसको हम लोग लेकर के चर्चा इसकी हम लोग करते हैं, ठीक है। तो ये है आपका अब इसमें पता लगाने में वास्तव में इसका जो सही उत्तर तो आपका यही है जो दिया हुआ है, पहला इसका आंसर है, ये है, ये वाला उत्तर सही है, राखालदास बनर्जी एंड दयाराम साहनी। ये इसका सही उत्तर है, राखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी को भी जाता है। लेकिन इसमें कुछ और भी बातों को आपको बताना है। जैसे सर जॉन मार्शल उस समय जो थे वो डायरेक्टर जनरल थे जिस समय हड़प्पा और इसका मोहनजोदड़ो की एक्सकवेशन हुई थी, तो इनका संबंध तो था जॉन मार्शल से, ठीक है। और दूसरे जो व्यक्ति थे वो थे एम एस वत्स, माधो स्वरूप वत्स।
माधव स्वरूप वत्स को ये कंट्रीब्यूशन जाता है कि इन्होंने जो हड़प्पा की इन्होंने भी खुदाई करवाई थी, लेकिन यह बाद के फेस में 1922 की जो पहली खुदाई हुई उसके बाद जो है इसका संबंध था। तो आप थोड़ी सी मैं इसको डिफाइन में कर दे रहा हूं। ये जो है यमयस वत्स, माधव स्वरूप वत्स इनका पूरा नाम है, आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा। तो यमयस वत्स ने भी हड़प्पा की खुदाई करवाई थी, लेकिन जब दयाराम साहनी के बाद इन्होंने हड़प्पा की खुदाई करवाई। ठीक है, यह यमयस वत्स का कंट्रीब्यूशन जाता है यहां पर। ठीक है, ये यमयस वत्स और सर जॉन मार्शल के भी बारे में मैंने बताया था कि इन्हीं के सुपरविजन में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई गई थी। ठीक है ना। तो जो निर्देशन था, जो डायरेक्शन था, वह इन्हीं के निर्देशन में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई थी। ठीक है, ये चीजें बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अब आते हैं दूसरे, सही ऑप्शन तो मैंने बता ही दिया, राखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी, वो आसान क्वेश्चन है, लेकिन मैं इसके अदर पार्ट की तरफ में आपको आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, अब इसमें से दो नाम दिया गया है जो जैसे है कि ईश्वरी प्रसाद, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। ईश्वरी प्रसाद एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं और इन्होंने बहुत सी किताबें लिखी हुई हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल और मध्यकाल के बड़े विद्वान माने जाते हैं ईश्वरी प्रसाद। ईश्वर प्रसाद गलत है, ईश्वरी प्रसाद सही इसका उत्तर है। अब इसके बाद थोड़ा रंगनाथ राव के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि रंगनाथ राव क्या थे। ठीक है, तो रंगनाथ राव का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाता है इंडियन हिस्ट्री में, और इनका भी संबंध जो है आर्कियोलॉजी से। तो जो लोथल की खुदाई करवाई गई थी और बेट द्वारिका, लोथल और बेट द्वारिका का जो एक्सकेवेशन कराया गया था वह इन्हीं के द्वारा इसका एक्सकेवेशन कराया गया था। ठीक है, तो यह भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसको देखना है कि इसकी मैंने बताया रंगनाथ राव, इन्होंने खुदाई किसकी कराई थी? लोथल की खुदाई करवाई थी, लोथल तथा बेट द्वारिका। ये बेट द्वारिका जो द्वारिका थी, कृष्ण की जो द्वारिका थी जो गुजरात में, उसी की है। इसकी खुदाई करवाने वाले थे ये आपके रंगनाथ राव। ठीक है, और बाकी जो वीवी राव हैं इनके बारे में बता रहा हूं। वीवी राव क्या थे? तो जो ये वीवी राव थे, वीवी राव, इन्होंने वर्ल्ड हिस्ट्री की एक बहुत ही अच्छी किताब लिखी हुई है। ये अपने आप में मार्वलस किताब मानी जाती है, जो लोग भी पढ़ना चाहते हैं इस किताब को पढ़ सकते हैं। तो इतने सेगमेंट्स मैंने आपको बताया जो की चीजें जुड़ी हुई। तो एक क्वेश्चन से बहुत से क्वेश्चनों को आप पढ़ सकते हैं, अगर आप चाहें, आपका इंटरेस्ट है तो आप इसमें बहुत ही अच्छा आप काम कर सकते हैं। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, और इसको आप लोग चाहे तो दोबारा रिपीट करके इसको नोट पेन डाउन करेंगे। एक बार देखने से काम नहीं चलेगा, जब तक आप लोग पेन लेके नहीं बैठेंगे तब तक यहां से कुछ भी नहीं हो सकता है, मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन है, हालांकि पीछे मैं, अगर आप पीछे मेरे वीडियो को देखेंगे तो मैं करवा चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता दे रहा हूं कि जो इंडस, एक क्वेश्चन है कि इंडस सिविलाइजेशन एसोसिएटेड विथ प्री हिस्टोरिक एज, इसके प्री हिस्टोरिक दो बार रिपीट हो गया है। ठीक है ना, प्री हिस्टोरिक एज दो बार रिपीट हो गया है, हिस्टोरिक एज, और इसमें वास्तव में इसमें एक उत्तर है प्रोटो हिस्टोरिक, तो इसका उत्तर नहीं दिया हुआ है नीचे साइड में, हमको लगता है, हाँ उत्तर इसका नहीं दिया हुआ है। तो इस चार ऑप्शन में कि यह, इसमें जो एक ऑप्शन इसका ये है कि यह किसका हिस्सा है, तो इसमें कुछ एरर हो गई है, चूंकि किताबों में बहुत सी गलतियां इसमें आ रही हैं, और जो लेखक होते हैं वो भी चूंकि काम चलाऊ लोग हो गए हैं। इसका एक उत्तर है, इसका प्रोटो हिस्ट्री पूछा गया है कि इसमें किसका है, तो इसका एक ऑप्शन होना चाहिए जो प्री है ना, उसको उसमें प्रोटो हो जाना चाहिए, इसको प्रोटो, ये प्रोटो हो जाना चाहिए।
ठीक है। तो यह जो है वास्तव में हम लोग हिस्ट्री तो पढ़ते हैं, लेकिन जो हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन होता है, जो हिस्ट्री का जो विभाजन है, उस विभाजन की तरफ हम लोग ध्यान नहीं देते हैं कि इसको क्लासिफाई कैसे किया गया है। ये है तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा, लेकिन इसके जब तक क्लासिफिकेशन के बारे में आप नहीं जानेंगे तब तक इसके बारे में कुछ भी आप मजबूती से नहीं। इसीलिए मैं शॉर्ट में आपको हिस्ट्री के 3 पार्ट के बारे में बता देता हूँ। हिस्ट्री को 3 पार्ट में जो ब्रॉड डिवीजन किया गया है अकॉर्डिंग टू द पॉइंट ऑफ द आर्कियोलॉजी, पुरातत्व का जो विभाजन है उसको 3 पार्ट में बांटा गया है। और उसमें से जो पहला इसका डिवीजन है वो है, उसे कहा जाता है प्री हिस्ट्री। इसको आप लोग पेन कॉपी लेके बैठेंगे तभी आप इसको अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो प्री हिस्ट्री की टाइमिंग क्या है? प्री हिस्ट्री में मैं टाइम इसका बता रहा हूं, व्हेन मैन अपीयर्ड ऑन अर्थ। तो आपको पता है कि जब अर्थ की फॉर्मेशन हुई तो जितने भी जीव जंतु पैदा हो गए इस धरती पर, उसमें सबसे बाद में मानव प्रकट हुआ, या मानव का मतलब मानव को नोटिस किया गया सबसे पहले, सबसे बाद में। क्योंकि जो अर्थ की क्लाइमेट और कंडीशन हुआ करती थी वो बहुत ही डिफिकल्ट कंडीशन हुआ करती थी। ऐसे कंडीशन में ह्यूमन सर्वाइवल दैट वाज द ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, वह बहुत ही मुश्किल था या असंभव की तरह से था, इसीलिए ह्यूमन सर्वाइवल। लेकिन जो हमारे पास रिकॉर्ड है, जो हिस्ट्री के रिकॉर्ड है, यह माना जाता है कि 2.6 लाख ईयर पहले, तब से लेकर के प्री हिस्ट्री शुरू होती है और एंड जब होती है इंडस वैली सिविलाइजेशन के ठीक पहले, जस्ट बिफोर द अपीयरेंस ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के ठीक पहले। यानी अब इसके लिए ठीक पहले को जो माना गया है वह मेच्योर फॉर्म को माना गया है। अगर तीनों सिंधु घाटी सभ्यता के तीनों फॉर्म को देखेंगे तो उसमें मेच्योर फॉर्म को माना गया है। अब मेच्योर फॉर्म जो देखने को मिलता है वो मिलता है 3500 BC। ये है प्री हिस्ट्री। दूसरा है, अब मैं बता रहा हूँ प्रोटो हिस्ट्री के बारे में कि प्रोटो हिस्ट्री कहां से कहां तक मानी जाती है। तो प्रोटो हिस्ट्री जो है अब इंडस वैली से शुरू होगी, इंडस वैली से शुरू हो जाती है और यह जाती है 500 BC तक, यानी 500 BC तक इसे प्रोटो हिस्ट्री में माना जाता है। और यह जो डेट है, यह डेट जो 500 BC है, आप पूछेंगे ये क्यों रखा गया है? इसलिए रखा गया है कि यह माना जाता है कि इसी समय राइटिंग स्किल लोगों को यह माना जाता है कि लोगों को लेखन कला का ज्ञान नहीं था। इसका संबंध लेखन कला से, राइटिंग स्किल से। ये हो गया प्रोटो हिस्ट्री। थर्ड है हिस्ट्री, थर्ड है आपका हिस्ट्री। अब हिस्ट्री का जो पीरियड है आपको पता है 500 BC से लेकर के टिल नाउ 500 BC से लेकर के आपका अब तक का जो टाइम है वह है आपका हिस्ट्री का टाइम माना जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है प्रोटो हिस्ट्री है। अब इसका इंग्लिश हमको पता नहीं है। इसके अलावा यह तो एक नॉर्मल डिवीजन हो गया जो कि कुछ दूसरे तथ्यों पर आधारित था, लेकिन एक है मेटलिक डिवीजन। तो हिस्ट्री का मेटलिक डिवीजन किया गया है। और मेटलिक डिवीजन क्या होता है? मेटल के आधार पर, ठीक है ना। तो इस पर भी बहुत लोगों ने किताबें लिखी है मेटलिक के आधार पर। उसमें से जो मेटलिक डिवीजन है, सबसे पहले आपको पता है कि ह्यूमन सिविलाइजेशन ने यानी मानव सभ्यता ने सबसे पहले कॉपर का पता लगाया। तो कॉपर वाज द फर्स्ट मेटल विच वाज डिस्कवर्ड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट। उसमें से तो कॉपर जो है, कॉपर एज जिसे कहा जाता है, कॉपर एज, इसे चैल्कोलिथिक कहा जाता है। चैल्कोलिथिक, यहां चैल्को का मतलब कॉपर हो गया, लिथ का मतलब होता है पत्थर, ठीक है ना। यानी वह कल्चर जिसमें कॉपर और पत्थर को मिला करके। दूसरा है ब्रोंज एज, ये दूसरा डिवीजन है। अब ब्रोंज एज में क्या आती है? सिंधु घाटी सभ्यता ब्रोंज एज में आती है, क्योंकि आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जिस मेटल का सबसे ज्यादा प्रयोग करते थे वो था ब्रोंज, यानी कांसा। तांबा और टिन को मिला करके कांसा बनता है। और सबसे ज्यादा, और जो थर्ड कल्चर है वो है आयरन एज। तो मेटल के आधार पर भी 3 पार्ट में मेटल और आयरन के बारे में पता है कि जो आर्यन सिविलाइजेशन को
जो हमारी आर्यन सभ्यता है उसका संबंध जो है इससे, और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को आयरन का ज्ञान नॉलेज नहीं था, उसका ज्ञान नहीं था। यह भी क्वेश्चन एक अपने आप में इंपॉर्टेंट है। मैंने 2-3 क्वेश्चन इसमें आपको बताया। जैसे भारत में चल्कोलिथिक कल्चर बहुत ही बड़े एरिया में पाई जाती है। पहले कॉपर के बारे में लोगों को पता चला, कॉपर का उन लोगों ने यूज किया, इसके बाद फिर ब्रोंज का, इसके बाद फिर आयरन का। तो ये क्लासिफिकेशन है, इसको आप लोग बहुत ध्यान से अपनी कॉपी और पेज पर लिख लीजिएगा। यहाँ से जो गंभीर विद्यार्थी हैं या जो अच्छा पढ़ना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा यहाँ पर चीजें मिल जाए। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि जो एग्जाम का पैटर्न है, चाहे उत्तर प्रदेश में आरओ का चल रहा है, चाहे पीसीएस का है, चाहे यूपीएससी का है, अब क्वेश्चन अगर आपको गंभीरता से नहीं पढ़ेंगे तो फिर है। यूट्यूब चैनल्स मैंने जितना भी हिस्ट्री के देखे हैं, सभी चैनल्स में कोई गंभीर पढ़ाने को तैयार नहीं है। वह कुछ ऐसा परोसना चाहते हैं जिससे कि जो विद्यार्थी है या जो श्रोता है, जो देखने वाले हैं, उनको मजा आ जाए। तो ये कोई मजा का विषय नहीं है। ठीक है, आप पढ़ाइए, इसमें थोड़ा सा इंटरटेनमेंट करके पढ़ाइए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो इसकी जो मूल भावना है, जो उद्देश्य है, जो पर्पस है, जिसके लिए बच्चा टाइम दे रहा है, उससे चीजें डाइवर्ट हो जाए। तो यह मेरा पहला प्रयास है कि इसको एक गंभीर लेवल पे हिस्ट्री को लेके जाना, ताकि एक मार्केट में मैसेज भी जाएगा और अच्छे बच्चों को इसमें फायदा होने वाला है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा मैंने आपको बताया, इसको आप लोग रिपीट करके देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सिविलाइजेशन। 50th क्वेश्चन है कि हड़प्पा इज एसोसिएटेड टू द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन। ठीक है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको पता ही है कि हड़प्पा ये एसोसिएटेड विद द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन, कि जो हड़प्पा का संबंध निम्न में से किससे है। अब इसमें से थोड़ी सी सावधानी, जो क्वेश्चन आते हैं आपको थोड़ी सावधानी से आपको पढ़ना पड़ेगा। सावधानी से ये पढ़ना पड़ेगा कि हड़प्पा इज एसोसिएटेड, हड़प्पा यहाँ पर एक सेंटर की बात की गई, यहाँ पर एक केंद्र की बात की गई, हड़प्पा सिविलाइजेशन नहीं। हड़प्पा के नाम पर सिंधु घाटी सभ्यता का नाम कल्चर, हड़प्पा इज कल्चर, सिविलाइजेशन नहीं। तो हड़प्पा एक सेंटर के रूप में इसमें से किस सभ्यता से इसका संबंध था। हड़प्पा जो की खुदाई की गई थी, बहुत आसान क्वेश्चन है कि यह है इसका संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से इसका क्या है संबंध है, और बाकी सभी सभ्यताओं से इसका संबंध नहीं है। और वैदिक सभ्यता भी इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता के से बहुत सी ऐसी चीजें, जैसे अग्निकुंड पाया गया है, अग्निकुंड, और वेदिका पाई गई है, अग्निकुंड पाया गया है, दफनाने की जो परंपरा थोड़ी सी अलग पाई गई है। तो देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता जिसको डिनोट जो विशेषताएं हैं, उसमें जो वैदिक सभ्यता के लक्षण भी बहुत कुछ, पूरा तो नहीं लेकिन बहुत सी विशेषताएं वैदिक सभ्यता के भी साक्ष्य जो है हड़प्पा से प्राप्त होते हैं। लेकिन उसको मैं क्वेश्चन को मैं काट नहीं रहा हूं, क्वेश्चन सही है अभी तक, ठीक है ना। लेकिन एसोसिएशन की बात है तो यही आपका सही उत्तर है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो संबंध है इससे, ठीक है ना। अब अभी जो गंभीर विद्यार्थी मैं बताऊं कि अब जैसे कि पहले माना जाता था कि हड़प्पा सभ्यता जब डिक्लाइन हो गई तो उसके बाद आर्य सभ्यता का उद्भव हुआ। यह जो कॉन्सेप्शन है, यह थ्योरी है, अब करीब करीब बदलने वाली है, क्योंकि राखी गढ़ी की जब खुदाई की गई तो राखी गढ़ी की जो खुदाई की गई तो वहां से विलुप्त सरस्वती नदी का भी पता लगाया गया, विलुप्त सरस्वती नदी का पता लगाया गया। और विलुप्त सरस्वती का पता लगाने के बाद जब उसकी एक्सकेवेशन, जब उसकी खुदाई करवाई गई तो उसके जो निचले वाले लेयर से है वो वैदिक सभ्यता का साक्ष्य पाया गया, और उसके अपर दूसरे वाले लेवल से, वो लेवल से यानी ऊपर वाले लेवल से हड़प्पा सभ्यता का साक्ष्य पाया गया। इससे यह प्रूव होता है कि वैदिक सभ्यता हड़प्पा सभ्यता से प्राचीनतम थी, या दोनों में सिमिलरिटी थी, दोनों में जो डिसइंटीग्रेट किया जाता है वह कॉन्सेप्शन पूरी तरीके से गलत है। ये जो नया रिसर्च हुआ पिछले 20-25 साल ईयर से, वह उसको मैं बता रहा हूं आपको। तो जो कॉन्ट्रोडिक्शन की बात की जाती है, जो विरोध की बात की जाती है कि दोनों बोथ आर द डिफरेंट
दे डोंट हैव द सिमिलरिटीज। तो यह पूरी तरीके से गलत है। आज सिविल सर्विस में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता की सिमिलरिटीज के बारे में और उसके डिसिमिलरिटीज के बारे में, दोनों से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको आपको समझने की जरूरत है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे चीजों को लेकर के। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें है हु हैड यूज्ड द टर्म प्रोटो इंडस सिविलाइजेशन एट फर्स्ट। अब मैंने प्रोटो के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि उस व्यक्ति का नाम बताया जिसने कि प्रोटो शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। ये 16 नंबर क्वेश्चन है। तो 16 नंबर जो बी इसका उत्तर है, इन्होंने हु हैड यूज्ड द टर्म प्रोटो इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसने प्रोटो शब्द का सबसे पहले यूज किया गया। ये यहाँ जो वर्ड है इसका जो सोल्यूशन इसका है, इसका ये है कि पीछे मैं बता चुका हूं आपको कि इस वर्ड का सबसे पहले प्रयोग किसने किया और कैसे किया। तो इसका जो उत्तर है कि मैंने बता दिया कि सर जॉन मार्शल वाज द फर्स्ट पर्सन हु यूज्ड द इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्ड। इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के लिए सबसे पहले सर जॉन मार्शल ने इस शब्द का प्रयोग किया था। प्रीवियस क्वेश्चन के आंसर में मैं आपको इसको बता चुका हूं। ठीक है ना। तो इंडस शब्द का जो सबसे पहले जो प्रयोग किया गया इंडस का, वो है कौन? सर जॉन मार्शल वाज द फर्स्ट पर्सन यू यूज द टर्म इंडस वैली सिविलाइजेशन। एक और भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मैं आपको बता दूं यहां से कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो अलग अलग नेम है, उस नेम को लेकर के मेरा वीडियो में आगे आएगा अभी। तो उस नेम में अभी मैंने आपको बताया कि जब विलुप्त सरस्वती का पता लगाया गया, डिसअपियर्ड सरस्वती का जब पता लगाया गया, तो डिसअपियर्ड सरस्वती का जब पता लगाया गया तो उसके साइड्स, उसके किनारे से हड़प्पा सभ्यता के बहुत ज्यादा साक्ष्य पाए गए। तो आज एक क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के सबसे ज्यादा केंद्र किस नदी के किनारे से प्राप्त हुए। तो हड़प्पा सभ्यता के सबसे ज्यादा केंद्र, हड़प्पा सभ्यता के सबसे ज्यादा केंद्र जो पाया गया है कि कहां से पाया गया है, सबसे ज्यादा केंद्र जो पाया गया है वो आपका पाया गया है विलुप्त सरस्वती के किनारे से। विलुप्त सरस्वती नदी जो है उसके नदी के किनारे से पाया गया। तो पहले तो पाया गया सिंधु नदी से, तो सिंधु सभ्यता भी इसीलिए कहा जाता है। अब पाया गया है विलुप्त सरस्वती नदी के किनारे से। तो अब इतिहासकारों के सामने समस्या आ गई कि अब कैसे नाम चेंज कर दिया गया। तो इस सभ्यता का नाम अब चेंज किया गया है। अब उसका नाम क्या है? सिंधु सरस्वती नदी सभ्यता भी इसे कहा जाता है। ठीक है ना। लेकिन अब ये प्रश्न है कि ये नाम किसने दिया था? ये नाम, तो ये नाम देने का श्रेय सबसे पहले जाता है एसपी गुप्ता को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कभी न कभी। तो यह नाम देने का श्रेय जाता है एसपी गुप्ता को। सिंधु सरस्वती नदी सभ्यता, एसपी गुप्ता को यह क्रेडिट जाती है कि इन्होंने यह नाम दिया। और मैंने आपको बताया कि जिस नदी के किनारे से, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे से सबसे ज्यादा हड़प्पा सभ्यता के केंद्र पाए गए हैं, इसीलिए इसका नाम सिंधु नदी सभ्यता कहा गया। लेकिन सरस्वती नदी के किनारे से प्राप्त हुआ है तो इसीलिए इसका नाम चेंज कर दिया गया है। अब इंडस का भी नाम रखा गया है और सरस्वती का भी नाम रखा गया है। तो यह नाम देने का श्रेय जाता है किसको? एसपी गुप्ता को श्रेय जाता है कि यह सिविल के क्वेश्चन है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा आप लोग, ऑलवेज। ठीक है। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। कि अकॉर्डिंग टू द मॉर्टिमर व्हीलर एंड द स्टुअर्ट पिगट द डेट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज, कि स्टुअर्ट पिगट और इसके बाद मॉर्टिमर व्हीलर के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता की जो वो है एज है
टाइमिंग के बारे में क्वेश्चन है कि इसकी टाइमिंग क्या थी और कैसे थी, ठीक है ना। तो ये इतने ऑप्शन है कि अब सिंधु घाटी सभ्यता की जो डेट है, डेट को लेकर के बड़ा ही डिस्प्यूट है कि इसकी टाइमिंग क्या है। तो इसका जो 17 का क्वेश्चन है, इसका उत्तर है बी। ये इसका क्वेश्चन है बी। तो ये उत्तर है। और सिंधु घाटी सभ्यता के डेट को लेकर के यह इनके खुद के अपने विचार है, लेकिन अब सिंधु घाटी सभ्यता की डेट्स में बहुत कुछ चेंज हुआ है, बहुत कुछ ही परिवर्तन हुआ है, ठीक है ना। तो उस डेट को लेकर के मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये डेट कौन कौन से हैं और किस प्रकार के डेट इसके हैं, ठीक है। और अब जो मेच्योर फॉर्म का डेट है सिंधु घाटी सभ्यता का वो अलग है, लेकिन जो मेच्योर फॉर्म का डेट है अब उस डेट को भी लोगों ने मॉडिफाई किया है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में जो बहुत से सेक्टर्स की खुदाई हुई थी, तो उस खुदाई करने में क्या है कि इसकी जो प्राचीनता है काफी पहले चली गई, ठीक है ना। लेकिन जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, जो डेट लिखी हुई है, अभी भी उस डेट को आपको फॉलो करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि जो एनसीईआरटी में मेंशन है दैट इज द फाइनल, वह सरकार उसी को मानती है, कमीशन उसी को मानता है, इसीलिए उसमें किसी प्रकार का वो मत करिएगा, उसी को मानते चलिएगा। जो डेट मॉडिफाइड होगी एनसीईआरटी की, आप उसी को मानिएगा, ठीक है। तो इसका उत्तर है आपका ये 2500 बीसी से स्टुअर्ट पिगट और जो है मार्टिमर व्हीलर दोनों लोगों की आइडिया थी, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता की ये डेट है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द प्रेवलेंस ऑफ ग्रेन इन हड़प्पन साइट्स इंडिकेट्स दैट, सिंधु घाटी सभ्यता में अनाज पाया गया है, और ये बड़ी चीजें अपनी आप में है कि जो अनाज पाया गया है, ग्रेन्स में सारे अनाज आ जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशंस में जो ग्रेन्स पाए गए हैं, अब उसमें ग्रेन्स को लेकर के क्वेश्चन है, ग्रेन्स को लेकर के प्रेवलेंस ऑफ द ग्रेन इन द हड़प्पन साइट्स इंडिकेट दैट, तो जो ग्रेन्स का मतलब उसमें सभी ग्रेन्स आ जाते हैं, और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को ग्रेन्स के बारे में अच्छा खासा ज्ञान था। मैंने बताया कि मेहरगढ़ एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, मेहरगढ़ ये साइट है, ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। इसको भी पेन डाउन, जो लोग पहली बार लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसको लिख लेंगे, यह पाकिस्तान में है, और यह करीब 7000 बीसी मानी जाती है, और मेहरगढ़, और इसके पहले कि सिर्फ भिराना ही प्राचीनतम साइट है। मेहरगढ़ से 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक, गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है, दूसरा है जौ का, और तीसरा है कपास का। ये 3 का ओल्डेस्ट एविडेंस जो है मेहरगढ़ से प्राप्त होता है, ठीक है ना। और इसके बाद फिर धान के बारे में लहुरा देवा उत्तर प्रदेश से प्राप्त होता है, जो कि ये से विश्व की प्राचीनतम एविडेंस है। गेहूं जौ कपास का जो खेती सबसे पहले हुई वह इसी एरिया में सबसे पहले हुई। तो और भी जितने भी क्रॉप्स होते हैं, बहुत सी क्रॉप्स के बारे में आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि यहाँ से क्रॉप से बहुत क्वेश्चन आते हैं। जैसे अभी पूछा गया है रेशम के बारे में, अभी तक ये माना जाता था कि जो रेशम का जो सबसे प्राचीनतम एविडेंस है वो पाया गया है चीन से, लेकिन अब इस ओपिनियन को लोगों ने बदल दिया है, चीन नहीं, अब माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता से। अब एक क्वेश्चन पूछा गया सिविल सर्विस का कि जो रेशम का साक्ष्य है वो किस साइट से पाया गया है, और जो दूसरे फूड ग्रेन्स हैं उसके भी बारे में साक्ष्य पाया गया। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया, जो कि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं इसको पेन डाउन कर लेंगे। द प्रेवलेंस ऑफ द ग्रेन इन हड़प्पन साइट्स इंडिकेट दैट, यानी जो हड़प्पा सभ्यता में अन्न पाया जाता है, यानी जो राशंस पाए जाते थे भिन्न भिन्न प्रकार के, वह क्या शो करता है, ठीक है। द हड़प्पन प्लाउड देयर फील्ड्स, हड़प्पा ने अपने खेतों को जोता, निश्चित रूप से बिना जुताई की तो कोई प्रोडक्शन होगा नहीं। हड़प्पन्स ब्रॉडकास्ट सीड ऑन देयर फील्ड, हड़प्पा अपने खेतों में बीजों का छिड़काव किया, यानी बीजों करते थे।
एग्रीकल्चर वाज द प्रेवलेंट इन द एग्रीकल्चर साइड। हड़प्पा सभ्यता में कृषि का प्रचलन था और हड़प्पा काल में खाद्यान्न आदि के व्यापार की अच्छी व्यवस्था थी। तो अगर देखा जाए तो यह करीब करीब चारों जितने भी ऑप्शन है सभी ऑप्शन आपको सही लगेंगे, निश्चित रूप से सही लगेंगे। बिना खेत को जोते कोई प्रोडक्शन नहीं हो सकता, ये भी सही है। हड़प्पा अपने खेतों में बीजों पर छिड़काव करने का मतलब छींट करके बोना, ये भी सही है अपने आप में। एग्रीकल्चर वाज द प्रेवलेंट इन द हड़प्पन साइट्स, ये भी सही है अपने आप में। ट्रेड इन बल्क आइटम्स लाइक द फूड ग्रेन्स वाज द वेल एस्टेब्लिश्ड इन द, खाद्यान्न आदि के व्यापार की भी अच्छी व्यवस्था है, यह देखने को मिलता है। ठीक है ना। तो ये अगर क्वेश्चन का अगर सही 18 का क्वेश्चन अगर है तो, लेकिन ये चीज जो है अगर देखा जाए, अगर इसको आप टिक करते हो तो इसमें सभी चीजें आ जाएंगी। अब इसमें देखता है कि आपको ये देखना पड़ता है, ये सारी क्वेश्चन आईएएस के हैं। आईएएस के जो कभी काल होते क्वेश्चन क्या होते हैं ना, कि सभी क्वेश्चन अप्रोप्रिएट होते हैं, लेकिन उसमें से जो सबसे ज्यादा सही है उस क्वेश्चन को आपको करना पड़ता है। तो अगर एग्रीकल्चर वाज द प्रेवलेंट इन द हड़प्पन साइट्स, तो हड़प्पा की साइट है उसमें एग्रीकल्चर प्रेवलेंट था। अगर प्रेवलेंट था इसमें सारी बातें इसमें आ जाएंगी, तो इसका सही आंसर आपका ये होगा। दिस वाज द सही राइट आंसर। हड़प्पा अपने खेतों की जुताई करते थे, यह भी सही है। वह जो बोने की परंपरा थी, छिड़क के बोते थे। फूड ग्रेन का एक मैनेजमेंट हुआ करता था। मैं आपको बताऊंगा कि जो फूड ग्रेन को रखने के लिए इनके गोदाम बने हुए थे, ठीक है ना। से ग्रैंडी कहा जाता है। ग्रैंडी का साक्ष्य हमको हड़प्पा से भी प्राप्त होता है और मोहनजोदड़ो से भी प्राप्त होता है। मैं आगे इसको डिस्कस करूंगा आपसे कि जो ग्रैंडी, इसे ग्रेट ग्रेनरी भी कहा जाता है। तो ग्रेनरी सिस्टम में अब देखो खाद्यान्न और ट्रेड का भी बारे में हमको साक्ष्य मिलता है। ट्रेड, फूड ग्रेन्स के ट्रेड के भी साक्ष्य हमको मिलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। तो इसका अप्रोप्रिएट जो उत्तर, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज द सी। ये उत्तर, इसका उत्तर है। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। 19 क्वेश्चन है, द साइट ऑफ द हड़प्पा इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको तो आप हर आदमी कर लेता है क्योंकि ये जीडी के क्वेश्चन है, एकदम बेसिक जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उससे क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको अब किस साइड नदी के किनारे है, तो ये हड़प्पा जो है सिंधु नदी के किनारे है कि ब्यास नदी के किनारे है कि रावी नदी के किनारे है, इसके यह जो है तो दो ही नदियां हैं जो कि आपको पता है। एक है इंडस रिवर जो हड़प्पा, और इसमें बेसिक क्वेश्चन को आपको देखना है कि हड़प्पा, इसको आप लोग देख लीजिएगा, हड़प्पा किस नदी के किनारे है और मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है। ठीक है, इसको बहुत लोग बड़ा कंफ्यूज होते हैं। तो हड़प्पा चूंकि पंजाब में है तो आप इतना समझ सकते हैं कि पंजाब में कौन सी नदी बहती है, और मोहनजोदड़ो जो है वो सिंध में है, ये सिंध में है। ये दोनों की लोकेशन है। तो इसका जो सही उत्तर है 19 का आपका है डी। 19 का डी है, रावी नदी के किनारे है, ये क्वेश्चन है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये बहुत आसान क्वेश्चन है इसीलिए मैंने इसको डिस्कस ज्यादा नहीं करने की जरूरत नहीं थी। तो आगे बढ़ते हैं। The next question is the polity of the Harappan people as derived from the material evidence was, कि हड़प्पन सभ्यता के जो लोग थे उनका जो मटेरियल, फ्रॉम द मटेरियल एविडेंस के बारे में पूछता है। द पॉलिटी ऑफ द हड़प्पन पीपुल एज डिराइव्ड फ्रॉम द मटेरियल एविडेंस। तो जो इनकी यहाँ पॉलिटी शब्द का है, पॉलिटी का मतलब होता है कि जो इनकी नीतियां थी, जो इनकी पॉलिसीज हुआ करती थी, ये जो पॉलिसी है, पॉलिसी या पॉलिटी की बात हो रही है कि उनका जो यहाँ पर गवर्नेंस की बात हो रही है। गवर्नेंस का मतलब हो गया शासन व्यवस्था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो गवर्नेंस के बारे में, शासन व्यवस्था कैसी थी इसके बारे में, चूंकि जो स्क्रिप्ट थी उसको डिसाइफर नहीं किया गया है, वो डिसाइफर हो भी नहीं पाई है, तो इसीलिए वहां पर कैसा गवर्नेंस था उसके बारे में कहना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, तो उसके बारे में बताना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है गवर्नेंस के बारे में। लेकिन जो
एविडेंस पाया गया है कि जो लोग नेचुरल, जो प्राकृतिक धर्म होते थे, लोग उसकी पूजा करते थे। और वहां पर जो एविडेंस पाए गए हैं हड़प्पा सभ्यता के, जो माउंट्स पाए गए हैं, उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक जो वेस्ट डायरेक्शन में है वो किले नुमा होता था, उसमें कहा जाता था कि एलाइट क्लास रहता था, जो उच्च वर्ग रहता था। और शहर का जो ईस्टर्न पार्ट था, जिसे लोअर टाउन भी कहा जाता था, तो लोअर टाउन में कॉमनर्स यानी आम आदमी को रहने के लिए व्यवस्था की गई थी। और प्रोफेसर कैन्योर का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कैन्योर को अगर आप, जो रिसर्च पेपर भी पब्लिश हुआ है, तो उन्होंने ये कहा कि पूरे इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक बहुत ही सेंट्रलाइज्ड और बहुत ही एफिशिएंट गवर्नेंस हुआ करता था। अगर व्यापार को देखिए तो जो उनके बटखरे होते, वेट्स होते थे, जो मेजरमेंट्स होते थे, जो स्केल हुआ करती थी, उसमें वंडरफुल यूनिफॉर्मिटी दिखाई पड़ती है। और यह काम तभी हो सकता है जब एक बहुत ही एफिशिएंट गवर्नमेंट का काम वहां पर शासन हो, तभी हो सकता है। तो अब यहां से क्वेश्चन ये पूछते हैं कि जो पॉलिसी थी, जो नीतियां थी, वह कैसी रही थी या कैसा रहा हो सकता है। तो एक प्रिमिटिव डेमोक्रेसी के बारे में, प्रारंभिक डेमोक्रेसी के बारे में, कि मतलब डेमोक्रेसी में कि सबको लेके चलना, सबको साथ में चलना। सेकुलर और फेडरल, धर्मनिरपेक्षात्मक, संघात्मक। थियोक्रेटिक का मतलब किसी धर्म का, किसी धर्म विशेष का शासन हुआ करता था। फिर है ओलिगार्की, यूनिटेरी। अब ओलिगार्की का मतलब होता है कि जो पढ़ा लिखा शासन होता था। पढ़ा लिखा मतलब कि पूरे देश में बहुत ही जो एलाइट क्लास, जो पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल क्लास होता है, तो माना जाता था कि इनको शासन चलाने के लिए दे दिया जाए, ये लोग शासन चलाएं, क्योंकि लोग पढ़े लिखे हैं। इसीलिए इसको अल्पतंत्री कहा गया। अल्पतंत्री, इनकी संख्या कम होती से अल्पतंत्री, और एकात्मक, यूनिटेरी भी कहा गया। अब इसका जो 20 का सही उत्तर है वो है 20 का डी के बारे में कहा गया है कि अल्पतंत्री ओलिगार्की का मतलब ये माना गया है कि जो एलाइट क्लास होता था, वहां का एलाइट क्लास जो होता था सिंधु घाटी सभ्यता की, जिसकी संख्या कम हो रही होगी, वह लोग ही सिंधु घाटी सभ्यता पर शासन या अपना शासन प्रशासन करते रहे होंगे। तो ओलिगार्की, यूनिटेरी शासन जो है, इसका जो इतिहासकारों के बीच में ये यूनिफॉर्मिटी दिखाई पड़ती है कि कम से कम ये सिस्टम तो नहीं था, ये नहीं था, और थियोक्रेटिक का भी साक्ष्य नहीं मिलता, तो बसता यही कुल मिला करके आप ऐसे चीजों को सॉल्व कर सकते हो। अब नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि 21 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कि Harappan crafts displayed and the analytic degree of the standardization according to the Kenyor. What was the possible reason for the such and the achievement? This is the question. तो ये जो कैन्योर, अभी मैं कैन्योर की चर्चा कर रहा था। कैन्योर का बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाता है। लकली कैन्योर वाज बोर्न इन इंडिया, although he was the Englishman. He studied about the trade of the Indus Valley civilization. And he point out that the Indus Valley civilization was ruled by a very efficient government, because we see the great similarity in the weights, measurements, scale, and the system of the town planning and the system of the municipal corporation. By all of these traits, we can say that the Indus Valley civilization was ruled by the very efficient government. तो इनका कहने का मतलब ये है कि जो सिंधु हड़प्पा की सभ्यता थी, उसमें जो क्राफ्ट में, जो क्राफ्ट है, क्राफ्ट का मतलब जो भी व्यापार में जो क्राफ्ट हुआ करता था, ये एनीथिंग, क्राफ्ट शब्द का प्रयोग किया गया है, उसमें बहुत ही यूनिफॉर्मिटी दिखाई पड़ती है। चाहे वो आप पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में जाइए, चाहे अफगानिस्तान में चाहिए, और चाहे भारत में। तो इतनी बड़ी एरिया में जो फैली हुई सभ्यता थी, उस सभ्यता में जो प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट में एक प्रकार की प्योरिटी और एक्यूरेसी दिखाई पड़ती है। व्यापार में एक प्रकार का चीजों को, मतलब कि कोई उसमें डिफरेंस नहीं दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार से ये जो है अपने आप में एक यूनिफॉर्मिटी, स्टैंडर्डाइजेशन दिखाई पड़ता है अपने आप में। इससे यह शो करता है कि बहुत ही कोई सख्त गवर्नमेंट रही होगी, जो किसी भी प्रकार का कोई मिसहैपनिंग या किसी प्रकार का गलती होने की गुंजाइश सिंधु घाटी सभ्यता में हमको
कम ही दिखाई देती है। अब इसमें क्या मतलब शो होता है, इसको ही मतलब आपको ये करना है कि इसमें इसका मतलब क्या है। इससे अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल एट लोकल लेवल, सेंट्रलाइज्ड मार्केट्स, स्टेट राज्य का नियंत्रण तथा व्यापारिक संपर्क। अब ये भी अगर इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, अगर देखा जाए तो करीब करीब जो है इसमें बहुत चीजों को आपको इसमें लॉजिक का प्रयोग करना पड़ेगा, तभी इसको कर पाएंगे, नहीं तो कर नहीं पाएंगे। ये सिविल के क्वेश्चन सारे हैं। तो देखा जाए तो ये सभी ऑप्शन सही है, सही ऑप्शन सही है, ठीक है, ये भी सही है। केंद्रीकृत बाजार, सेंट्रलाइज्ड मार्केट, अभी मैंने बताया कि कंट्रोल हुआ करता था, व्यापारिक संपर्क भी बहुत अच्छा था। लेकिन अगर यह भी सही है, लेकिन सबसे ज्यादा जो सही आपको इसका आंसर मिलेगा वो आपका क्या होगा, इसका देखिए स्टेट कंट्रोल। ये अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा मतलब कि यह चीजें शो करती है स्टेट कंट्रोल, क्योंकि केंद्रीकृत बाजार अगर स्टेट कंट्रोल है तभी नहीं हो सकती है, यह भी अपने आप में है। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर है इसका 21 का, वो आपका है 21 का डी के बारे में। देखिए अब दोनों चीजें सही है, ये भी अप्रोप्रिएट हो सकती है व्यापारिक संपर्क, लेकिन राज्य का नियंत्रण यह जो ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ठीक है। तो मैं इसको सबसे ज्यादा मानूंगा, दूसरा आंसर ये सही होगा, ठीक है ना, तीसरा आंसर ये सही होगा और चौथा आंसर ये सही। बाकी बहुत सी किताबों में बहुत से गलतियां भी हैं, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि जिस किताब से मैंने इस क्वेश्चन को लिया है और उसमें जो लोग हैं एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, उनको बहुत ऑथेंटिक मैं नहीं मानता हूँ। बहुत सी कम किताबें मार्केट में हैं जो कि ऑथेंटिक हो सकती है, लेकिन मेरा मानना है कि यह क्वेश्चन सही है। स्टेट कंट्रोल रखा, दूसरा ये सही उत्तर ट्रेड व्यापारिक संपर्क, तीसरा है ये और चौथा आंसर ये सही है। बाकी आपको पता है कि कमीशन जो है बहुत सी चीजों पर डिसएग्रीमेंट करता है और चीजों को देखता है। तो कैन्योर का को मत भूलिएगा, कैन्योर से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं कैन्योर के बारे में आगे डिस्कस भी करूंगा आपको, ठीक है। कैन्योर के बारे में मैं आपको आगे डिस्कस भी करूंगा, कैन्योर का कंट्रीब्यूशन क्या है, कैन्योर से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। 22 की which one among the following is not the characteristics feature of the हड़प्पा civilization। इसमें से यह कहा गया है कि इसमें से कौन सा हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण विशेषता इसकी नहीं है, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। दिस इज द क्वेश्चन कि विच इज नॉट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। अब इसको ध्यान से देखिएगा कि नहीं है पूछता है नहीं, ठीक है। तो पहला है, इसमें आपको देखना है कि पहले क्या है, जब है देखेंगे तो नहीं हो जाएगा। The doors and the windows generally faced the side lines and the rarely open onto the main streets। जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो घर बनाए गए थे, तो उनके जो दरवाजे थे, जो विंडोज थे, दरवाजे और खिड़कियां शब्द का प्रयोग किया गया है, इनका कहना था कि ये गलियों में खुलते थे और कभी कहीं कहीं शायद मेन रोड पर देखने को मिलते हैं। ये अगर मेन रोड हो गया, ये मेन रोड हो गया और एक गली हो गई, ये ऐसे गली हो गई, ठीक है ना, ये गली हो गई। तो सपोज अगर यहाँ पे घर बनाया गया है, अगर एक घर बना हुआ है, ऐसे घर बना हुआ है ऐसे, तो इसका जो मेन दरवाजा यहाँ पे नहीं खुलता था, यहाँ पे नहीं, बल्कि मेन दरवाजा गलियों में खुलता था, ऐसे स्ट्रीट्स में खुलता था, दोनों चीजें। यह सिंधु घाटी सभ्यता की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। यह मेन रोड है, इसके पीछे लॉजिक ये होती थी कि जो डस्ट वगैरह होती हैं, जो पॉल्यूशन होता है, वह आपके घर में जब मेन आपका दरवाजा खुलेगा तो वहां पर चीजें ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का यह मेन फीचर है। तो यह क्वेश्चन अपने आप में सही है, इसीलिए आपको गलत खोजना है, ठीक है ना, मैं गलत बता रहा हूं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि हाउसेज वेयर ऑफन बिल्ड अराउंड द कोर्ट यार्ड। कोर्ट यार्ड का मतलब
कि जो हाउसेज वेयर ऑफन बिल्ट अराउंड द कोर्टयार्ड, मकान प्रायः आंगन के चारों तरफ बनाए जाते। जैसे ये हो गया, मैं बता रहा हूँ आपको, ये सिंधु घाटी सभ्यता का ये आंगन हो गया, इसके चारों तरफ ऐसे रूम बनाए जाते थे, ऐसे बीच में आंगन होता था। और एक गली है, तो जो टॉयलेट्स बनाए जाते थे, जो लैट्रिन और बाथरूम बनाए जाते थे, वह इसके गली के बगल में मिले, ताकि यहाँ का जो वेस्ट पानी है, टॉयलेट्स का जो वेस्ट है, वह गली में क्या करे, एग्जिट कर सके। तो यह भी क्वेश्चन क्या है, अपने आप में सही है कि आंगन के चारों तरफ रूम बनाए जाते थे, यह भी क्वेश्चन अपने आप में सही है। अगला है, द सिटाडेल वाज द वॉल्ड बट द लोअर टाउन वाज द नॉट वॉल्ड, कि दुर्ग क्षेत्र पर परकोटा था परंतु निचला जो है परकोटा नहीं था। ठीक है, तो यह सिंधु घाटी सभ्यता में परकोटा का मतलब होता है फोर्टिफिकेशन की मैं बात कर रहा हूं, फोर्टिफिकेशन। तो फोर्टिफिकेशन जो देखने को मिलता है कि अब 3 प्रकार का फोर्टिफिकेशन है। यहां पर कंफ्यूजन की बात मैं बता रहा हूं कि जो फोर्टिफिकेशन है वो 3 पार्ट में दिखाई पड़ता है। जैसे कि एक पश्चिम दिशा में जो बड़े माउंट होता था जिसमें कि शाही लोग रहते थे, उसका फोर्टिफिकेशन है। ईस्टर्न पार्ट में भी फोर्टिफिकेशन था और वो भी देखने को मिलता है। लेकिन यह कुछ इसके एक्सेप्शन भी मिलते हैं हमको, इसके कुछ अपवाद भी मिलते हैं जो कि मैं पीछे बता चुका हूं। ठीक है, तो यह भी क्वेश्चन सही है। और इसके बाद फिर आपका 22 जो क्वेश्चन है, आपका 22 का क्वेश्चन जो है सही है। तो इसमें एक्सेप्शन है, लेकिन ये है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन गलत है क्योंकि जो फोर्टिफिकेशन का बात है। और यह अगला देखिएगा कि ये 3rd है, ड्रेन्स एंड वाटर शूट्स फ्रॉम द सेकेंड स्टोरी वेयर द ऑफन वुड इनसाइड। अब इसमें फोर्टिफिकेशन मैंने बताया कि सिर्फ एक ऐसी साइट है पूरे सिंधु घाटी सभ्यता में जिसका कोई फोर्टिफिकेशन नहीं है, एक सभ्यता मैं पीछे बता चुका हूं, लेकिन सिर्फ एक तो विच वन एवं अब इसमें यह जो है कि मैंने बताया कि फोर्टिफिकेशन दिखाई पड़ता है। अब इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के जो शहर हुआ करते थे, ये जो है वेस्ट में है, ये है आपका ईस्ट में है। और इसके बाद इसमें दोनों का फोर्टिफिकेशन हमको दिखाई पड़ता है। ठीक है, ऐसे दोनों फोर्टिफिकेशन दिखाई पड़ता है, पिछला शहर और ये। तो यह क्वेश्चन गलत है। अच्छा, अब इसको ड्रॉस वाटर शूट्स फ्रॉम द सेकंड स्टोरी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी सही है। इसके बारे में थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि इसमें है क्या, इसको बारे में बताने। जैसे कि 2 स्टोरी का घर बना हुआ है, एक टॉप स्टोरी का घर बना हुआ है और इसके नीचे की बिल्डिंग बनी हुई है। तो अब यहाँ पे जो मैं डी को डिस्कस कर रहा हूँ, बहुत ध्यान से पढ़िएगा इसको, डी वाले को। अब इसका जो ऊपर स्टोरी बनी हुई, तो इसका जो पानी है ना, जो इसका वेस्ट है, वह ऐसे नाली के द्वारा आज निकलता है। पानी यहाँ निकलेगा तो कहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा। ठीक है, लेकिन ये लोग क्या करते थे कि ये लोग दीवार में ही पाइप डाल देते थे, दीवार में। इसलिए पाइप के सहारे से ही ये पूरा ये दीवार के अंदर जो है पाइप डालते थे और इस पाइप से ही पानी जो है नीचे ऐसे निकल जाता था। तो यह अपने आप में इन लोगों का एक यूनिक एक्सपेरिमेंट था कि इस दीवार में ही पानी डाल दिए तो जो ऊपर की दीवार थी उसका पानी फ्लो होकर के जो है यहाँ पर मतलब आता था। ठीक है, तो एक बहुत मतलब वंडरफुल चीजें हुई, अभी बताऊंगा मैं आपको लेक्चर में कि क्या हुआ अभी। ठीक है ना, तो बहुत से लोग इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते हैं। अगर मेरा वीडियो रिकॉर्ड हुआ वो देखे होंगे, कुछ ऐसे सेट्स इसके बीच में हमारे इसके बीच में आ गई कि जो कि बहुत चौंकाने वाला मतलब था। कैमरे पर ऑनलाइन अगर रिकॉर्ड होगा तो आपको दिखाऊंगा कि ऐसी चीज़ें मतलब अपियर नहीं होती हैं, लेकिन मैं हैरान था कि चीज़ें आ कहाँ से गई। कैमरा मेरे सामने चल रहा है, ठीक है ना, तो ऐसे लगता है कि कुछ अलग चीज़ें होती हैं संसार में।
I don't know, but I was stunned to see that something wonderful or abstract or floating over the camera of the mobile, and my hairs of the body were suddenly stunned, or I was amazed to see that how things happen, कैसे होती चीजें कि एनीथिंग आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द घोस्ट्स और एनीथिंग, भूत प्रेतों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कुछ चीजें हैं जो कि कैमरे को हाईजैक कर लेती है। तो मैं आश्चर्य में पड़ गया, चीजें कैसे क्या। ठीक है, कुछ टेक्निकल भी हो सकता है, लेकिन जो मैंने फील किया कुछ टेक्निकल ऐसा कुछ भी नहीं था इसमें बीच में, क्योंकि मैं लाइव शूट कर रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who among the following was not associated with the excavation of the Harappa and Mohenjo-daro? एक क्वेश्चन आ चुका है, पहले ही आ चुका है कि इसमें से कौन सा हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से इसका संपर्क नहीं था। ठीक है ना, तो अब इसमें जो उत्तर है 24 का 24वां का जो उत्तर है कि इसमें से कौन एसोसिएट नहीं था। ठीक है, तो इसमें नहीं था पूछ रहे हैं, तो वीए स्मिथ का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये नहीं थे, वीए स्मिथ नहीं थे। और हड़प्पा सभ्यता का जो खुदाई हुई थी, इसके लिए मेरा फिर से लेक्चर आप लोग देखिएगा। जो हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई थी उसमें आर.डी. बनर्जी का नाम तो आपको पता है, ही वाज इन द कीरो। दूसरे थे के.एन. दीक्षित। इन्होंने के.एन. दीक्षित ने का कंट्रीब्यूशन जो है वह 1922 के बाद का है, पहले का नहीं, इसके बाद भी खुदाइयां हुई थी, उसके बारे में मेरा अलग से लेक्चर है। और मार्टिमर व्हीलर, इन्होंने भी हड़प्पा सभ्यता की खुदाई करवाई, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई करवाई। और वीए स्मिथ का जो कंट्रीब्यूशन है कि इन्होंने एक किताब लिखी है कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ही वाज द आईसीएस, ये आईसीएस थे, ही वाज द आईसीएस। और आईसीएस के अलावा इन्होंने किताब लिखी है कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है ना, ये किताब बहुत ऑथेंटिक किताब मानी जाती है और अपने आप में ये चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, इसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, 24 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कि निम्न के कथनों में से कौन सा सही है। ये 25 है, हिंदी में आ गया क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई की योजना का ज्ञान होता है, सिंधु घाटी सभ्यता की सड़कें आपस में समकोण पर काटती है। इसको मैं देख रहा हूं क्वेश्चन। ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, यह भी सही है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के जो भवन थे जले हुए ईंटों से बने हुए थे, यह भी सही है, और यह भी सही है। और हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में कहीं कहीं किलेबंदी का भी साक्ष्य मिलता है। अब इसमें से आपको ये कहीं कहीं किलेबंदी का नहीं, करीब करीब हर जगह जो है हड़प्पा से कहीं कहीं नहीं, अधिकतर जगहों पर किलेबंदी का साक्ष्य मिलता है। ठीक है ना, अधिकतर जगहों पर साक्ष्य मिलता है। तो देखा जाए तो ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा, सही ये होगा, कहीं कहीं नहीं, करीब करीब हर जगह से किलेबंदी का साक्ष्य मिलता है। तो दिस कोटेशन इज द राइट वन। ठीक है, तो यह 3 क्वेश्चन अपने आप में सही है, यह देखने को मिलता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द हड़प्पन साइट्स। इसमें है हड़प्पन साइट्स के बारे में। अच्छा, ये हिंदी इंग्लिश दोनों, अच्छा गलत है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द हड़प्पन साइट्स। रोड्स वेयर नॉट ऑलवेज एब्सोल्युटली स्ट्रेट एंड डिडंट ऑलवेज क्रॉस द वन अदर एट राइट एंगल। ठीक है ना, अब इसमें ए स्ट्राइकिंग फीचर इज द यूनिफॉर्मिटी इन द एवरेज साइज ऑफ द ब्रिक्स फॉर द हाउसेज एंड द सिटी वॉल्स। अब इसमें 2 ही दिया हुआ है इस चीजों के बारे में। अब इसमें ये चीजें सही हैं कि जो यूनिफॉर्मिटी, जो इसमें ब्रिक्स हैं, यानी जो ईंटें पाई गई हैं,
सिंधु घाटी सभ्यता में, यहाँ ब्रिक्स की बात है। इन्होंने कहा कि जो ब्रिक्स है यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जो ब्रिक्स है, उन ब्रिक्स में एक समानता है यानी यूनिफॉर्मिटी है, ये कहते हैं, ठीक है, एक यूनिफॉर्मिटी यानी समानता दिखाई पड़ती है, जो कि पूरी तरीके से सही है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो है उसको ईंटों की एक फिक्स साइज मानी जाती है, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन इसका जो सही है उसमें कि यह तो क्वेश्चन पूरी तरीके से सही है, ये सही है। और रोड्स वे नॉट ऑलवेज स्ट्रेट, यह क्वेश्चन गलत है, ठीक है ना। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो रोड थे एक दूसरे को स्ट्रेट फॉरवर्ड ही काटते थे, इसमें लिखा कि नहीं काटते थे, ठीक है ना। तो इसमें एक दूसरे को स्ट्रेट फॉरवर्ड ही काटते थे। इसका जो सही उत्तर होगा 26 का, वो होगा आपका टी, यह सही उत्तर है। और जो ब्रिक्स पाई गई है, जो ईंटें पाई गई हैं, उसके बारे में आपको बता दूं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो ब्रिक्स पाई गई, जो ईंटें पाई गई हैं, जो ईंटें पाई गई है सिंधु घाटी सभ्यता में, उसका एक रेशियो है, उसका रेशियो है 1:1:2 और इसका रेशियो है 4, यह रेशियो है। और अगर उसको अगर ये पूछता है तो 7 into 15 और इंटू 29 यह रेशियो है, ठीक है ना। तो ये जो है आपकी ये मोटाई है, कितनी इसकी मोटी होती थी ये मोटाई को दिखाता है, और इसके बाद लंबाई और चौड़ाई, ये सारी जो डिजिट्स है वह जो है क्या होती है, वह सेंटीमीटर में है, मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग सेंटेंसेस डिस्क्राइब्स वन ऑफ द साइट्स ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन, कि निम्न में से कौन सा सेंटेंस हड़प्पा सभ्यता के सेटलमेंट के बारे में बताता है। द सेटलमेंट इज द डिवाइडेड इनटू द 2 सेक्शंस, ये बताया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो सेटलमेंट था 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, और वन स्मॉलर, एक छोटा लेकिन हायर, यानी जो पश्चिमी दिशा में, ऐसे मैं बताता हूँ आपको, तब समझ में आएगा आपको। इन्होंने कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो सेटलमेंट है कुछ ऐसे बांटा गया है। अब इनका कहना है इसको 2 सेक्शन में बांटा गया है, ठीक है। और एक जो ऊंचा था, और ये था जो सेक्शन है, इसका एरिया तो छोटी थी लेकिन यह काफी ऊंचाई पर था, ये माउंट था, ये टीला था, ये बना गया है, ठीक है। और अदर वाज द मच लार्जर बट द लोअर, और दूसरा था ये जो है नीचे वाला पोर्शन था, एक कॉमन मैन के लिए बनाया गया था। आर्कियोलॉजिस्ट डिजिग्नेट दिस एज द सिटाडेल, इसे इतिहासकार जो पुरातत्वविद इसे टीला का नाम देते हैं, एंड द लोअर टाउन रिस्पेक्टिवली, बोथ वेयर द वर्ल्ड। अब इसमें निचला, इसे निचला नगर कहा जाता है, निचला नगर, और इसमें दोनों बोथ वेयर द वर्ल्ड, इसमें दोनों को वर्ल्ड, इसके चारों तरफ दीवार हुआ करती थी, जो कि अपने आप से सही है। Several buildings were built on the platforms which served as the foundation, यहाँ पर कहा है कि बहुत सी जो बिल्डिंगें हैं उनको फाउंडेशन पे बनाई गई थी, ठीक है, जो बिल्डिंग है उसको फाउंडेशन पर बनाई गई थी। अब which site is referred to, अब इसमें किसके बारे में यह जो है कथन है इनका सही, यह किसके बारे में कथन किया जा रहा है या किसके बारे में यह चर्चा की जा रही है। तो 27 का जो इसका उत्तर है वह है हड़प्पा के बारे में। यह हड़प्पा के बारे में सारी बातें सही है कि 3 बातें हैं, मैंने बताया शहर को 2 पार्ट में बांट गया, एक है वेस्टर्न पार्ट में सिटाडेल पार्ट कहा जाता है, ईस्टर्न पार्ट जो कि लोअर सिटी कहा जाता है, और दोनों का वाल्ड है, दोनों को फोर्टिफिकेशन किया गया है, और जो बिल्डिंग को बनवाया गया है वो फाउंडेशन पे है। ये सारी विशेषताएं हड़प्पा से साफ साफ जो है मैच करती हैं, इसका सही ऑप्शन है हड़प्पा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं कि
मोहनजोदाड़ो इज द लोकेटेड इन, मोहनजोदाड़ो कहाँ पर है, किस जगह पर है? तो ये तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। 28 सिंध प्रोविंस है, पीछे मैं बता चुका हूं। यह उत्तर, इसका उत्तर सही है। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे इतने क्वेश्चन मैंने आपको करवाया। क्वेश्चन तो और भी करवाना चाह रहा था, लेकिन कुछ सेटिंग्स इसमें डिस्टर्ब हो गई। और अगले जो क्वेश्चंस हैं मैं आपको इसके आगे में करवा दूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।